हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। 10 जनपद में 2023-24 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक। अब तक की बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। कमलनाथ के घर डिनर में जुटे पूर्व पीसीसी चीफ। सीएम शिवराज ने लिया शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा। और खरगोन हिंसा के 106 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो अब तक की ये बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में 22 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह की दौरे की तैयारी का जायजा लेने आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जंबूरी मैदान पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने पुलिस अफसरों के साथ अहम बैठक की। गृहमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जंबूरी मैदान में 3000 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में 1 लाख लोग पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। गृह मंत्री जी जब आएंगे तो सबसे बड़ा जो स्वागत देंगे वो वन समितियां और ग्राम सभाएं जो हैं हमारी, उनको जो इमारती लकड़ी से आय शासन को प्राप्त होती है उसका 20% हमने ग्राम स्तर पर ही वन समितियों को देने का फैसला किया है। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के लिए एसपीजी के 3000 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। दौरे को लेकर पुलिस कमिश्नर ने हाई अलर्ट जारी किया है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं जंबूरी मैदान पर। गृह मंत्री को दौरे को देखते हुए एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा ले लिया है। इतना ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं और लगभग 3000 से ज्यादा पुलिस बल यहां तैनात किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक तमाम जगहों पर पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो पूरे प्रदेश से पुलिसकर्मी जो हैं वो यहां पर आए हुए हैं और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। तो बड़ी घोषणाएं यहां पर होंगी और इतना ही नहीं बल्कि तमाम जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। एसपीजी ने इस पूरे कार्यक्रम का जिम्मा अब अपने हाथों में ले लिया है। 22 अप्रैल को ये कार्यक्रम होना है और उसके बाद बैठकों के दौर और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के जायजा लेने के जो दौर है वो लगातार जारी है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खरगोन शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चलाने और तलवार से हमला करने वाले 2 आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने पत्थरबाजी के 106 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ शहर के हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। खरगोन हिंसा के बंदूकबाज बेनकाब 2 नाम सामने आए हैं। एसपी पर की थी फायरिंग। एसपी सर को गोली लगी थी। गनमैन ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया था। शुरू हुई हमलावरों की तलाश और जल्दी हम उन्हें पकड़ लेंगे। हमारे पास कुछ लीड्स भी हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में एसपी पर गोली चलाने वाले हमलावरों के नाम सामने आ गए हैं, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर शहर के संजय नगर इलाके के रहने वाले वसीम उर्फ मोहसिन ने देशी कट्टे से गोली चलाई थी। वहीं दूसरे आरोपी इरफान खान ने भीड़ पर तलवार से हमला किया था। इसमें एसपी सिद्धार्थ चौधरी को भी हल्की चोट आई थी। एसपी सिद्धार्थ चौधरी इरफान को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वसीम उर्फ मोहसिन ने उन पर गोली चलाई, जो सीधे उनके पैरों में जाकर लगी थी।
अब आरोपियों के नाम सामने आने के बाद पुलिस टीमें बनाकर दोनों की तलाश कर रही है। 2 नाम सामने आए हैं, एक वसीम उर्फ मोहसिन और दूसरा इरफान खान, जिनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है। इसमें वसीम के द्वारा गोली चली। अभी दोनों फरार हैं और उनके लिए हम लोगों की टीम लगी हुई है, जल्दी उनको भी पकड़ लेंगे। आरोपी वसीम उर्फ मोहसिन और आरोपी इरफान खान खरगोन के संजय नगर इलाके में त्रिवेणी चौक के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। खड़े हैं उसी ग्राउंड फ्लोर पर खरगोन के संजय नगर इलाके के त्रिवेणी चौक पर, जहां पर रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी यहां पर ड्यूटी पर तैनात थे और ये वही स्थान है जहां पर वसीम नाम के आरोपी ने जो है एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली मारी थी और आरोपी इरफान द्वारा यहाँ पर जो है तलवार चलाई गई थी। ये इसके बाद से ही यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आपको मैं उस गली का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों आरोपी इरफान और आरोपी वसीम इसी गली इसी मोहल्ले के निवासी हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही गली है जहाँ से जमकर पत्थरबाजी हुई थी और आरोपी वसीम और इरफान इसी गली से तलवार लहराते हुए यहाँ पर जो है आए थे और त्रिवेणी चौक पर यहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी पर तैनात एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर जो है फायर किया था और उसके बाद से यहाँ पर जो है पुलिस ने स्थिति को संभाला था और भारी संख्या में यहाँ पर जो है घरों में आगजनी की घटना और तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया था। खरगोन हिंसा में अब तक पुलिस 154 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गृह मंत्री का कहना है कि घटना में वीडियो फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज के अंदर लोग पहचाने जा रहे हैं। अभी तक 154 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की है। जो विजुअल फुटेज आए हैं उनमें ये साबित हुए हैं। फिलहाल खरगोन धीरे धीरे शांति बहाली की ओर बढ़ रहा है। कर्फ्यू में भी छूट के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। मंगलवार तक जहां अलग अलग वक्त पर कुल 6 घंटे की छूट मिल रही थी, वहीं बुधवार को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई ताकि लोगों को जरूरत की चीजें मिल सकें, वहीं रोजगार भी प्रभावित न हो। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन। मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के वोटरों को साधने के लिए इवेंट पॉलिटिक्स जारी है। पहले भारतीय जनता पार्टी तो अब कांग्रेसी आरक्षित वर्गों के नेताओं के साथ एक मंच पर जुटेंगे। दरअसल दलित पिछड़ा समाज संगठन और संविधान बचाओ मंच की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर के संयुक्त जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 30 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन में पूर्व सीएम और PCC चीफ कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह, राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह और राजमणि पटेल समेत कई दिग्गज एक मंच पर होंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक इस मंच पर SC, ST, OBC वर्ग से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों पर खुलकर बात होगी। इस आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने इन वर्गों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं और अब चुनावों को देखते हुए सिर्फ वोट की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे पूरे साथियों ने ये तय किया है कि हम एक युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश यहाँ से दें। महात्मा फुले के साथ साथ बाबा साहब ने और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो संदेश है वो नौजवानों तक और युवाओं तक पहुंचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करी तो कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का अड़ंगा लगवाकर 27% आरक्षण को अब 0 पर ला दिया है। अब ये OBC की किस मुंह से बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी SC, ST, OBC सामान्य सबकी विरोधी है और इसीलिए मध्य प्रदेश में जनता इनको सबक सिखाती। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब बूथ को मजबूत किला बनाने के लिए त्रिदेव का प्रशिक्षण करवाने की कवायद शुरू कर दी है। इन त्रिदेव के सहारे भारतीय जनता पार्टी न केवल अपना 10% वोट बढ़ाने का गेम खेल रही है, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे लोगों के वोट अपने खाते में शिफ्ट करने का भी प्लान है। पार्टी के आगामी कार्यक्रम को जमीन तक ले जाना भी इन त्रिदेव के जिम्मे होगा। लिहाजा त्रिदेव के प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बूथ को मजबूत किला बनाने के लिए बीजेपी ने त्रिदेव बनाए हैं। वो त्रिदेव हैं बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA। प्रदेश भर में बीजेपी के बूथों की संख्या
64,634 है। बीजेपी ने करीब 1,75,000 त्रिदेव बनाए हैं। त्रिदेव को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 23 और 24 अप्रैल को जिला स्तर पर होगा, जिसके बाद त्रिदेव को जिला प्रभारी ट्रेनर्स 30 अप्रैल और 1 मई को मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। त्रिदेव के प्रशिक्षण के साथ ही 25,000 ऐप विस्तारक साइबर से जुड़े कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण होगा। 1,75,000 से ऊपर जो त्रिदेव हमारे हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 30 अप्रैल और 1 मई को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होगा। आइए आपको बताते हैं बीजेपी के त्रिदेवों का काम क्या होगा। इनका काम मूल रूप से बूथ स्तर तक बीजेपी की जमीन मजबूत करना है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को वोटर में तब्दील करने का काम, पार्टी के तय कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक ले जाने का काम भी करेंगे त्रिदेव। बीजेपी के ये त्रिदेव एक और खास काम करेंगे, जिसे बीजेपी ने ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में बीजेपी के वो बूथ हैं जो बेहतर स्थिति में हैं। बी कैटेगरी में वो बूथ हैं जो थोड़ी कम मुश्किल वाले हैं, जबकि सी कैटेगरी में कमजोर बूथ को रखा गया है। त्रिदेव का काम सी कैटेगरी के बूथ को ए कैटेगरी में लाने का भी होगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के बूथ किलाबंदी प्लान पर सवाल खड़े कर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 17 सालों की सरकार में रहने के बाद वाइस चांसलर बन चुका है, तो उसे किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। सारी कलाओं में वो निपुण है, तो अब प्रशिक्षण किस बात का। बीजेपी का त्रिदेव वाला फॉर्मूला यूपी चुनाव में हिट हो चुका है। इसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ने प्रदेश भर में त्रिदेव की बड़ी टीम खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि मिशन 2023 में ये त्रिदेव पार्टी को कितना फायदा दिला पाते हैं। विनय पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष और घर घर चलो अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया, वहीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए इंदौर में भारतीय जनता पार्टी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी साधने में लगी हुई है। पोषण आहार कार्यक्रम के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कुशाभाऊ ठाकरे जी की ये जन्म शताब्दी वर्ष है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बड़ा लक्ष्य लिया है। उसको लेके भी सभी कार्यकर्ता नीचे पोलिंग बूथ तक लगे हैं और समर्पण निधि को लेके भी बहुत उत्साह है। समाज में भी, कार्यकर्ताओं में भी हम जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें लक्ष्य दिया उसको जरूर प्राप्त कर लें। मध्य प्रदेश में निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राह पर चल सकती है, जिसके तहत बीजेपी मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख प्रांत मालवा, महाकौशल और मध्य भारत में सह संगठन महामंत्री की नियुक्ति करने पर फिर से विचार कर रही है। पहले भी प्रदेश बीजेपी में एक संगठन मंत्री और 2 सह संगठन मंत्री की व्यवस्था रही है। इसके अलावा हर संभाग में एक संभागीय संगठन मंत्री की भी व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी ने अब संभागीय संगठन मंत्री पद की व्यवस्था पूरी तरह से ही खत्म कर दी है। फिलहाल बीजेपी के सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के प्रदेश संगठन महामंत्री बनने के बाद से ही सह संगठन महामंत्री का पद भी रिक्त है, लेकिन 26 अप्रैल को भोपाल में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में सह संगठन महामंत्री के 4 नाम पर सहमति बन सकती है। ये तो नहीं कहते कि गांधी परिवार के रिमोट से चलती है कोई पार्टी। 6 फोटो लगते हैं तो कहीं नरसिम्हा राव जी का कहीं फोटो नहीं होता, लाल बहादुर शास्त्री जी का कहीं फोटो नहीं होता, मनमोहन सिंह जी का कहीं फोटो नहीं होता। एक परिवार और केवल एक परिवार तक सिमट के रह गई जो पार्टी और धरातल की ओर जा रही है। ये अपने गिरेबा में झांक के देखे भाजपा क्या करती है। भाजपा राष्ट्रवादी संगठन है, बहुत विचार करके काम करता है। तो जब संघ कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने से दूर रखता है तो भारतीय जनता पार्टी संघ की शैली क्यों अपना रही है? यानी दोनों झूठ बोल रहे हैं। भाजपा कहती है संघ से हमारा मतलब नहीं और वही वो उसी के रिमोट से चलती है। संघ कहता है कि भाजपा से हमारा ताल्लुक नहीं, मगर संघ उसको अपने रिमोट से चलाता है।
आकांक्षी जिलों का कामकाज परखने राजनांदगांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान और उस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पलटवार पर मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये साफ कहना है कि सिंधिया जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं वो बताएं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के हितों की जो राशि केंद्र सरकार ने अब तक रोक रखी है उसे दिलवाने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कितनी मदद की है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली सहायता और योजनाओं की जानकारी ली है। केंद्र सरकार बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर अपना काम कर रही है। उन्होंने भाजपा से कितना अनुदान लिया और मंत्री बनने के बाद माननीय सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश की कितनी धनराशि केंद्र में अटकी हुई है, हजारों करोड़ों की, उसमें से कितनी धनराशि दिलाने के लिए शिवराज सिंह जी की मदद की है, जरा वो मध्य प्रदेश के लिए बता दें। छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेश की बात ना करें, वो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके हम प्रयासों से जो काम कर रहे हैं उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं। और पार्टी की नीति प्रारंभ से जनसंघ के काल से रही है, न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं, इसलिए बिना भेदभाव के केंद्र की सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों का समर्थन मूल्य पर फसल बेचने से अब मोह भंग होता जा रहा है। यही वजह है कि संभाग में 1,72,000 किसानों ने सहकारी समितियों में अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब तक मात्र 2,500 किसान ही अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए खरीदी केंद्रों तक पहुंचे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मंडियों में ज्यादा दाम मिलना है। ग्वालियर चंबल संभाग में सरसों और गेहूं की अच्छी खासी पैदावार होती है, इस बार भी बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन खरीदी केंद्र की जगह मंडियों का रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमएसपी पर फसल बेचने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होता है, पैसा भी 1 सप्ताह के बाद खाते में आता है, जबकि मंडियों में उन्हें बेहतर दाम मिलते हैं और भुगतान भी तत्काल होता है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है कि जो 3 काले कानून आए थे जिसपे किसानों ने शंका जताई थी, कमोबेश वही स्थिति होने जा रही है। सारा का सारा जो अनाज और एग्रीकल्चर की जो मार्केट है, जो सबसे बड़ी मार्केट है भारतवर्ष की, वो अब कुछ मुट्ठी भर जो पूंजीपति है उनके कब्जे में जा रही है। किसान की फसल का एक मिनिमम मूल्य तय कर दिया जाए, अगर बाजार उससे ज्यादा दे तो किसान बाजार में बेचे, अन्यथा सरकार उसके एक एक दाने को खरीदेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की प्रतिबद्धता रही है और इस बार भी रहेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5 मरीज इंदौर में मिले हैं, जबकि 1 मरीज शिवपुरी में मिला है। प्रदेश में अभी 15 कोरोना मरीज अस्पताल में एडमिट हैं, इनमें से 3 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 45 एक्टिव मरीज हैं, जबकि पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 10 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, यानी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 7,000 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई है। आपको ये बता दें कि प्रदेश में अब तक 10,41,266 लोग संक्रमित हो चुके हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि XE वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट पर है। इसकी पहचान के लिए प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में संक्रमण दर 0.08% है, जबकि रिकवरी रेट 98 से ऊपर है। कोरोना के 6 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर जाने वाले 10 लोग हैं। एक्टिव केस कोरोना के अब मध्य प्रदेश में कुल 45 बचे हैं। संक्रमण दर हमारी अब घटकर 0.08 रह गई है। सतना जिला अस्पताल में पेयजल संकट का मामला सामने आया है। पानी के लिए मरीज और उनके परिजन भटकते देखे गए। सतना जिला अस्पताल के तीनों वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं। अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर रखे वाटर कूलर में प्रबंधन ने ताला लगा रखा है। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन दुकानों से पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। अस्पताल प्रबंधन ने जल्द ही वाटर कूलर ठीक करवाने का दावा किया है। पीने के लिए जहाँ मिलता है तो वहाँ ताला लगा है। ऊपर वाले बाड़े में पानी कहाँ से ला रहे हो आप लोग? बाहर से ले आ रहे हैं, कहीं उस मंदिर से ले आए, कहीं से ले आए ठंड पानी पीने के लिए। बाहर से हो सकता है ठंडा कोई लाए हो बाहर से,
लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है। और कूलिंग का ज़रूर थोड़ा सा इशू है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और इस खबर के साथ ही बोल रहा है मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।